एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस को स्टडी करने वाले हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ अलग है, उससे कुछ हटकर है उससे, और ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो आप इस वीडियो को जब वॉच कर लेंगे तो आप खुद ही कंक्लूड कर लेंगे इस चीज़ को, तो कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक पर आते हैं। हमारी ये जो पोएम है, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। डिटेल स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद में। ये आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा, बट विलियम वर्ड्सवर्थ रोट द पोएम ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये जो पीरियड था ना, ये था लगभग मिड 18th टू अर्ली 19th, यानी इसके बीच का। तो इस पीरियड को टेक्नोलॉजिकल एंड मैकेनिकल इनोवेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस समय पे टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल इनोवेशन हो रहे थे, बड़ी बड़ी खोज हो रही थी, बड़े बड़े आविष्कार हो रहे थे, और उसकी वजह से लोग है ना उन आविष्कारों में खो रहे थे, यानी भौतिकतावाद के अंदर खोए जाते हैं। जो मॉडर्नाइजेशन आप कह सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कह सकते हो, मेटेरियलिस्टिक जो सोसाइटी है ना वो बनती जा रही थी धीरे धीरे। यानी मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर खो रहे थे लोग, और दूर हो रहे थे किससे? नेचर से। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको दुख नजर आएगा कि हम प्रकृति के बच्चे हैं, हम प्रकृति से हैं। जैसे जन्म होता है तब से लेके डेथ होती है तब तक हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्रकृति से मिलती है, हमें पानी चाहिए, प्रकृति से मिलता है। तो हमारी जो मेन ज़रूरतें हैं ना वो नेचर पूरी कर रहा है, और हम नेचर से दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें, आज की जो कि मोबाइल गैजेट्स का जो टाइम आ गया है उसकी अगर हम बात करें, तो आज भी तो यही हो रहा है, हम लोग नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्डिंग को, उनकी फीलिंग को समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट लाइन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। संसार कौन सा? मैटेरियलिस्टिक संसार है ना, भौतिकतावाद वाला संसार। टू मच विद अस, हमारे साथ बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत ज्यादा इस संसार के अंदर खो गए हैं। यानी ये जो लाइन है ना, ये कह रही है कि पीपल आर ओवरली प्री ऑक्युपाइड विद वर्ल्डली मैटर्स, हाँ, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। अपोजिट वर्ड मिलेंगे, देखो, लेट एंड सून अपोजिट है एक दूसरे के। ये अभी आपकी पोएटिक डिवाइसेस में आएगा, मैं इसीलिए इसको मार्क कर रही हूँ। गेटिंग एंड स्पेंडिंग अपोजिट है एक दूसरे से, तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। अब कौन सी है वो आपके सामने मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, एक एक चीज को समझना ताकि आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो, हम लोग चाहे तो आप ये कहिए कि बाद में, चाहे कहिए जल्दी, यानी जो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर लोग खोते जा रहे हैं, कुछ थोड़े टाइम बाद में, तो कुछ जल्दी खोते जा रहे हैं। आज के आप रेफरेंस से लो ना, छोटा सा बच्चा मोबाइल यूज करने लगा है, और आप उसके हाथ से मोबाइल ले लो, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 5-6 महीने का ही सिर्फ, वो मोबाइल आप दे दो और उसको खाना खिला दो, खा लेगा आराम से। जैसे ही आप उसके हाथ से मोबाइल ले लोगे ना, वो खाना नहीं खाएगा, रोना स्टार्ट कर देगा। तो लेट एंड सून, कि जल्दी या देर से हम लोग मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर खोते जा रहे हैं। हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के इतने आदी होते जा रहे हैं कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने में बिजी हो गए हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वेल्थ को देख रहे हैं कि कैसे कमाई जाए और कैसे अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च की जाए। वी ले वेस्ट अवर पावर्स। इन चीज़ों को देखकर तो लग रहा है कि हम लोग हमारी शक्ति को खराब कर रहे हैं, हमारी जो पावर्स हैं उनको खराब कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को खराब कर रहे हैं, है ना। लिटिल वी सी इन नेचर, प्रकृति में तो बहुत कम देख रहे हैं, जबकि प्रकृति के क्लोज हमें रहना चाहिए, नेचर के क्लोज हमें रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी है, दैट इज अवर्स। हम प्रकृति से हैं, प्रकृति से हम उपजे हैं, प्रकृति से हम जन्मे हैं, और एक दिन प्रकृति में ही मिल जाएंगे। यानी मिट्टी से जन्मे और मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे, और फिर भी हम उसके क्लोज नहीं हैं। हम बहुत कम उसके क्लोज रह पाए हैं, बहुत कम हम नेचर के टच में रह पाए हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने हमारे दिलों को दूर कर लिया है उससे। हम क्या बन गए हैं? ए सॉर्डेड बोन। सॉर्डेड बोन का मतलब क्या है? इमोरली डिस्टेस्टफुल, यू कैन से दैट शेमफुल बेनिफिट। यानी हम प्रकृति के बच्चे हैं, हम क्या है? नेचर के बच्चे हैं, नेचर के चाइल्ड हैं हम। और नेचर के बच्चे यानी प्रकृति हमारी माँ है, और हम अपनी माँ से ही दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का जो दुख है वो नजर आएगा। कितना दिल से वो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ में मिक्सअप होता जा रहा है। मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी जो है ना, ये हमें इतना टेम्प्ट कर रही है, या तो कोई जल्दी या फिर कोई देर से, लेकिन इससे टेम्प्ट हो ही रहा है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग के अंदर हम बिजी होते जा रहे हैं, अपनी पावर्स को वेस्ट करते जा रहे हैं। चलिए पोएटिक डिवाइस पे नजर डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इमेजरी आपके सामने आई होगी। जब प्रकृति की बात हुई है तो इमेजेस जो है वो अपने आप ही डेवलप हो गई होंगी। जैसे लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स,
पावर्स, कि प्रकृति जो कि हमारी है उसको हम थोड़ा ही देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो एक और पोइटिक डिवाइस है दैट इज कैजुरा, इसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो देखिए ये एक पोज होता है, लाइन के बीच में आएगा कहीं ना कहीं और पंचुएशन के साथ में मार्क किया जाता है। जैसे कोमा यूज हो गया, डैश यूज हो गया, कहाँ पे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यहाँ पे है ना, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कोमा, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, डैश। तो थोड़ा सा जब ठहराव आ गया लाइन के बीच में और कोई बात के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो वहां उसको क्या कहेंगे हम, कैजुरा कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एंटीथेसिस की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई। क्या, एक जो वर्ड है उसके साथ ही दूसरा उसका अपोजिट वर्ड है। लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, बोथ आर एंटीथेसिस। ये जो कंट्रास्ट होता है ना गेटिंग एंड स्पेंडिंग के अंदर, ये हाईलाइट कर रहा है। अब पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन होता है कि ह्यूमन लाइक क्वालिटी जब नॉन ह्यूमन के अंदर दिखाई जाए, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे वर्ड को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, संसार को, है ना, वर्ड इज टू मच विद अस। संसार कोई इंसान थोड़ी है जो हमारे साथ है, तो वर्ड को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। उसके अलावा देखिए ऑक्सीमोरन है और मेटाफर है। अब ऑक्सीमोरन क्या है, ये जो फ्रेज है ना सॉर्डेड बोन, ये ऑक्सीमोरन है, एक साथ लिया है इसको, ये फ्रेज है। इसके अंदर देखो बोन जो है इसका मतलब तो होता है ब्लेसिंग्स या बेनिफिट, लेकिन सॉर्डेड का मतलब होता है डर्टी या आप कहो कि मॉरली डिस्टेस्टफुल। तो वर्ड्सवर्थ ने इसे यूज किया है, इसको कंट्राडिक्शन को हाईलाइट करने के लिए कि लोग क्या करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरन। और देखो अगर पोएटिक डिवाइस के अंदर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पोएटिक डिवाइस पे डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है आपके इसी चैनल के ऊपर, आपको सिर्फ ढूंढना है और देखना है, सिर्फ इतना सा कष्ट करना है। और अगर आपसे नहीं ढूंढा जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक जो है वो आपके लिए अवेलेबल करा दूंगी। मेटाफर देखिए, मेटाफर भी है यहाँ पे कि वी ले वेस्ट अवर पावर्स। यहाँ मेटाफर है, इंडिकेट करता है ह्यूमैनिटी जो है ना वो किस तरीके से अपने इमोशंस को, अपने स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज हैं उनको, अपने इंटेलेक्ट को कैसे बर्बाद कर रही है, किस चीज के लिए, मटेरियल जो कंसर्न्स हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है उसे देख लेते हैं। दिस सी, अब यहाँ नेचुरल एलिमेंट्स की बात होगी, जो नेचर है उसकी बात होगी। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, कि ये समुद्र देखो, इस समुद्र को देखो आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र की बूजम में से, बूजम का मतलब देखो वैसे तो होता है गले लगा लेना, अपनी छाती से लगा लेना, दैट इज कॉल्ड बूजम। यानी यहाँ जो बूजम है ना ये एक तरह से ह्यूमन या ये कहो कि माँ कह सकते हो आप, कि जैसे प्रकृति को हम यहाँ मदर मान के चल रहे हैं एज ए मदर। तो ये जो समुद्र है ना ये ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने आंचल में छुपा के रख रखा था चांद को, और चांद जैसे अभी बाहर निकला है। यहाँ जो पोइट है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है, द सी पर्सोनिफाइज इट एज अ वुमन, है ना, रिवीलिंग हरसेल्फ टू द मून, कि जैसे अपने आंचल में किसी बच्चे को छुपा लेती है ना माँ और फिर उसका चेहरा दिखाती है ऐसे धीरे से। तो कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, इस संसार के अंदर जो प्रकृति है उस प्रकृति के बहुत सुंदर सुंदर एलिमेंट है। जैसे एक सी है, समुद्र है, वो क्या करता है अपने बूजम के अंदर चांद को, सूरज को छुपा कर रखता है। जब सूरज निकलता है तब भी ऐसा ही लगता है, जब वो निकल रहा होता है तो कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखना, आपको निकलता हुआ सूरज ऐसे लगेगा जैसे अंदर से निकला है समुद्र के अंदर से। ऐसे ही चांद भी निकलता हुआ ऐसे दिखेगा कि जैसे समुद्र के अंदर से निकला है। और जब ये डूबते हैं तब भी ऐसा लगता है कि जैसे इसी के अंदर चले गए। तो इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं लेकिन हम नहीं देखते हैं। अब बात कर रहा है विंड्स की, यानी इस नेचर के अंदर देखो, पहले सी की बात करी, अब विंड्स की बात कर रहा है, हवाओं की बात कर रहा है। यहाँ विंड्स के बारे में कहा है कि दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हर घंटे बहती है, हर घंटे चलती है। कि विंड्स आर डिपिक्टेड एज कॉन्स्टेंटली एक्टिव, लगातार बहती है हवा, है ना। तो इसका मतलब एक्टिव है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और कैसे लगती है, इस तरीके से लगती है कि जिस मतलब दोनों को इंटर रिलेटेड कर रहा है, दोनों लाइंस को इंटर रिलेटेड कर रहा है। यहाँ वो कंट्रास्ट करना चाह रहा है प्रीवियस लाइन के साथ में। क्या दिखाना चाह रहा है कि द विंड एट रेस्ट, जब वो रुक जाती है, ठहर जाती है ना हवा, तो वो ऐसे लगती है कि जैसे फूल हों, जैसे फूल जो होते हैं ना बिल्कुल एकदम शांत, जैसे रात हो जाती है तो एकदम शांत होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। कि कभी कभी तो हवा ठहर जाती है और लगातार घंटों तक कई बार चलती रहती है। तो कितनी सुंदरता है अगर नेचर के क्लोज अगर बैठा जाए तो, बहुत चीजें हैं खूबसूरत। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टर्न, कि इन चीजों की अगर बात की जाए या सब चीजों की अगर बात की जाए तो हम लोग तो आउट ऑफ ट्यून चले गए। कि हम लोगों को तो ये जो प्रकृति हमारे चारों तरफ है, ये टोन जो है ये समझ में नहीं आ रही, इस टोन से हम तो आउट हो गए हैं बिल्कुल ही। ये चीजें हमें समझ में ही नहीं आ रही हैं जो हमारे चारों तरफ है इतनी खूबसूरत। तो देखिए पोएटिक डिवाइस पर नजर डालते हैं।
पहले तो सिमली ही आ गई है, क्योंकि लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, विंड को जब वो रुक जाती है तो उसको बताया है कि किस तरीके से जब वो शांत होती है तो ऐसे लगती है कि जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स हो। मेटाफर आता है फिर, वी आर आउट ऑफ टर्न। आउट ऑफ टर्न का मतलब यहाँ पे मेटाफर यूज किया है ह्यूमैनिटीज डिस्कनेक्शन, ह्यूमैनिटीज डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, कि हम लोग जो है, ह्यूमैनिटी जो है, मानव जो है, इंसान जो है, वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं प्रकृति से। तो एज ए मेटाफर यूज हुआ है, यानी ये सजेस्ट करे कि लोग जो है वो अपनी हार्मनी जो है, वो अपना संतुलन जो है वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इमेजरी है। जब इतनी खूबसूरत लाइन है, इतनी खूबसूरत लाइंस, इतने खूबसूरत वर्ड्स जब यूज करता है जब कोई पोइट या कोई राइटर, तो इमेजरी तो बनती ही बनती है। और वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जब शब्द जब उन्हें मिलते हैं, वो जब उन्हें एक धागे में पिरोते हैं, यानी एक सुंदर सी पोएम जब वो तैयार करते हैं एक माला की तरह, तो वो इतनी खूबसूरत हो जाती है। तो इमेजिनेशन तो अपने आप ही, इमेजरी जो है वो तो अपने आप ही क्रिएट होने लगती है। एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सो यू कैन सी इजिली कि बी का देखो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, बेयर्स हर बूजम, है ना। ये एक तरह से एक हार्मनी को क्रिएट करता है, या ये कहीं कि म्यूजिकल क्वालिटी को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। आगे है पर्सोनिफिकेशन, कि नेचर इज पर्सोनिफाइड थ्रू आउट दीज लाइन। इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर देखो नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि बूजम है ना, अपने सीने से लगा लेना, एक माँ जो है जैसे अपने सीने से लगा के रखती है, उस तरीके से समुद्र ने सीने से लगा रखा है चांद को। तो पर्सोनिफिकेशन कितना शानदार है, कितना सुंदर है। ऐसे विंड को इतना मतलब एक्टिव बताया है, जैसे इंसान एक्टिव होते हैं, ह्यूमन जो है वो एक्टिव होते हैं, हर घंटे काम करते रहते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन है आगे की, देखिए, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। अब देखिए आप, मतलब यहाँ क्या वो कहना चाहते हैं, ही एक्सप्रेसेस ना फ्रस्ट्रेशन दैट नेचर नो लॉन्गर स्टेयर्स आवर इमोशंस। और वो डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ही वुड रादर बी समथिंग एल्स, कि कुछ उन्हें अलग होना चाहिए था। काश आई वुड रादर बी, यानी काश मैं कुछ और अलग होता, मैं मतलब काश इंसान ना होता, कुछ और होता तो क्या होता, एक पैगन। पैगन कौन है? पैगन एक ऐसा इंसान मतलब जो प्रकृति को एकदम भगवान की तरह पूजे, प्रकृति को भगवान की तरह पूजने वाला धर्म, जो कहते हैं ना कि मतलब जैसे ये तो हमारा धर्म है, हमें मानना ही है। तो पैगन कौन होते हैं? पैगन वो लोग होते हैं जो एक तरह से नेचर के अंदर अपना पूरा विश्वास रखते हैं, उन्हें बिल्कुल एकदम अपनी माँ की तरह समझते हैं। तो मैं कैसा होना चाहिए था? एक पैगन की तरह होना चाहिए था। स्कर्ड इन ए क्रीड आउटवर्न, यानी वर्ड्सवर्थ वुड प्रेफर टू बी ए पैगन रेज्ड विद एंशिएंट बिलीव्स, कि काश मैं किसी पैगन के यहाँ जन्म लेता जिसके अंदर बहुत सारे मतलब पहले पुराने जमाने के विश्वास के साथ जीते थे वो लोग, कि प्रकृति ही हमारा सब कुछ है, बिकॉज दे हैड ए क्लोजर कनेक्शन टू नेचर ना, दैट्स वाई, क्योंकि नेचर के साथ में बहुत क्लोज कनेक्शन होता था उनका। तो कहते काश मैं किसी पैगन के यहाँ पे जन्म ले लेता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, तो मैं क्या होता, मैं इतनी प्यारी खूबसूरत सी जो ये चीजें हैं ना, इनको आज फील कर रहा होता। He imagines himself standing in a meadow, feeling a sense of peace and connection, कि मैं जैसे कहाँ खड़ा होता, प्लीजेंटली का मतलब क्या हो गया, एक मतलब ग्रासी सा मिडो है, एक ओपन फील्ड है, चारों तरफ घास ही घास उगी हुई है, कि फिर मैं अपने आप को ऐसा फील करता कि जैसे मैं एक किसी मिडो के अंदर आकर खड़ा हो गया हूँ। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फिर मुझे ये जो झलकियाँ है ना, वो मुझे ऐसा फील करवाती कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। यानी आज जितना मैं दुखी हूँ, जितना मैं परेशान हूँ, अपने आप को अकेला फील करता हूँ, वैसा मैं फील नहीं करता। हैव साइट ऑफ प्रोटस, प्रोटस की बात कर रहे हैं यहाँ, जो प्रोटस है ना उसकी बात की। और देखो प्रोटस है कौन? एक ग्रीक सी गॉड, यानी जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये समुद्र के देवता जो है वो कहलाते हैं। ये समुद्र की शेप चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, यानी जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारी लहरें आती हैं, तो समुद्र की शेप चेंज हो जाने का मतलब है कि उसका फैलाव, जैसे लहर तेज आती है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र फैल गया है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सिकुड़ गया। तो चेंजिंग जो है करता रहता है प्रोटस। एक ग्रीक सी गॉड है प्रोटस। तो ये कह रहे हैं कि हैव साइट ऑफ प्रोटस, कि अगर मैं एक पैगन होता तो मैं प्रोटस को देख पाता और ऐसे देख पाता कि किस तरीके से समुद्र के अंदर प्रोटस जो है वो निकल रहे हैं, समुद्र के साइज को जो बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये वो कहना चाहते हैं कि उसकी विश है, ही विशेस टू सी प्रोटस ए सी गॉड ना ग्रीक माइथोलॉजी में। तो ये सिंबलाइज करती हैं ये चीजें कि मिस्टीरियस होना चाहते थे वो। और क्या करना चाहते थे? सुनना चाहते थे। ओल्ड ट्राइटन ब्लो, ट्राइटन भी यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक ग्रीक सी गॉड का मैसेंजर है। ये कुछ
इस तरीके के मतलब दिखाई देते हैं। इनके पास में ऐसा कुछ है बजाने का कि जैसे वो अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। तो कि अगर मैं पैगन होता तो प्रोटस को देखता नजदीक से खड़े होकर और ट्राइटन जो है ना उसकी मैं मैसेज को सुन पाता। अब ये ट्राइटन का मैसेज क्या है? देखो, समुद्र के नजदीक जब आप खड़े होगे तो आपको पानी का बहुत तेज शोर सुनाई देगा, और यूं कहते हैं कि जो ये पानी का शोर होता है ना, ये अपने आप में एक आवाज होती है। तो कह रहे हैं कि मैं उसे महसूस कर पाता। हाँ, यही नहीं, वो क्या करना चाहता है? ही लॉन्ग्स टू हियर ट्राइटन अनदर सी गॉड। ये भी एक तरह से समुद्र के देवता ही हैं, लेकिन ये मैसेंजर कहलाते हैं, यानी जैसे कि वो समुद्र को कोई मैसेज देने के लिए आए हों। तो आई थिंक यहाँ पर अब आपकी लाइंस जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन हम नजर डालेंगे पोइटिक डिवाइसेस पे ना। इमेजरी में जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही प्यारी सी इमेजिनेशन जो है वो आपकी एकदम एनहांस हो जाती है, इमेजरी जो है क्रिएट हो जाती है जब ऐसे वर्ड्स आपके सामने आते हैं। तो उसके बाद में एल्यूजन है, क्योंकि देखो कितने सारे एग्जांपल्स लिए ना उन्होंने। पैगन भी बोल दिया कि मैं काश में पैगन होता। पैगन जो लोग प्रकृति के अंदर विश्वास रखते हैं, जो कंटेम्परेरी रिलीजियस बिलीफ जो रखते हैं, नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। उसी तरह उन्होंने प्रोटस की बात भी कर दी, ट्राइटन की बात भी कर दी। तो ये एल्यूजन्स जो है वो यूज हुए हैं। उसके अलावा यहाँ मेटाफर भी है। मेटाफर कैसे है? देखिए, स्कल्ड इन ए क्रीड आउटवर्ड, यहाँ पर लिखा है ना। तो देखिए ये चीज क्या कहना चाह रही है यहाँ पे? वो एक तरह से मेटाफर यूज कर रहे हैं ऑफ बीइंग नर्चर्ड बाय आउटडेटेड बिलीफ टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स विश टू रिटर्न टू सिंपलर। यानी मैं बिल्कुल एकदम सिंपल रहना चाहता था, ऐसा मेरे को ये एरिस्टोक्रेटिक लाइफ नहीं चाहिए थी, बिल्कुल सिंपल पैगन वाली लाइफ चाहिए थी। जैसे आपको अगर मैं बिल्कुल एकदम सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ ना, तो ये कहिए कि जंगल में रहने वाले नहीं होते हैं आदिवासी टाइप के, है ना, ऐसे। यानी मैं बिल्कुल एकदम सिंपल लाइफ चाहता था, काश मैं वैसा हो जाऊं। तो हियर इज मेटाफर ऑल्सो। एंड अब हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और फिर हैव, है ना, हैव, और यहाँ भी हैव। जब मैंने आपको बताया कि लाइन की स्टार्टिंग जो है जब सेम हो जाए, यानी सेम वर्ड से हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी पोएम की। ये जो पोएम है मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत तो इसके बारे में, लेकिन हमें करना है थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि इसके बारे में लिखना भी तो होता है ना। बिल्कुल, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम हमारी लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो थोड़ी डिटेल से करेंगे। 2 सेकंड और रुक जाइए वीडियो पर, अभी हम डिटेल से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी नजर बस डाल लीजिए यहाँ पे कि वो एक रोमांटिक पोइट है और मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, और नेचर की डीप अप्रिशिएशन के लिए जाने जाते हैं। नेचर की ना बहुत डीप अप्रिशिएशन करते हैं ये, इनके इमोशंस नजर आते हैं जब ये नेचर का डिपिक्शन करते हैं। तो फॉर्म की बात कर लेते हैं। पेट्रार्कन सोनेट है, ओके। सोनेट मैं समझा चुकी हूँ, पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है, मिल्टॉनिक सोनेट क्या होती है, शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है। मैं डिटेल से आपको समझाती रहती हूँ जब भी वीडियोस हमारे बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक कहती हूँ इसीलिए कि देखा कीजिए, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। यही मेरी कोशिश रहती है। और आप कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आप कितने सेटिस्फाई हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या आपकी क्यूरीज हैं, आप क्या सुनना समझना चाहते हैं, वो सब आप मेरे को कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे कनेक्टिविटी का फील आता है। तो देखिए, पेट्रार्कन सोनेट है बट एक स्पेसिफिक राइम स्कीम है। वो राइम स्कीम आप देख लीजिए क्या है, ABBA है ना, ऑक्टेव के अंदर, क्योंकि पेट्रार्कन का यही है। डिटेल में आपको यही यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि पेट्रार्कन सोनेट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 14 लाइन का है। क्या कैटेगराइजेशन होता है वो पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी हल्का सा मैंने डाल दिया है कि फर्स्ट 8 लाइन्स एंड द नेक्स्ट 6 लाइन्स एंड टोटल 14 लाइन्स। तो 6 लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा CDC DCD, है ना, CDCD इस तरीके से कह सकते हो आप, या CDC, हाँ, DCD। तो इस तरीके से पूरी 14 लाइन्स कंप्लीट होती है। थीम, प्राइमरी जो इसका थीम है वो है डिसकनेक्शन, किसका, ह्यूमैनिटी और नेचर का। ये मेन थीम है इसका। मैसेज क्या देना चाहती है ये पोएम हमें? पोएम का मैसेज है A call to recognize and reconnect with the beauty and significance of nature. वर्ड्सवर्थ अर्जेस, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है रीडर से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचर के क्लोज जाना चाहिए ताकि हम अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट को ले सकें, अपने इमोशंस को एनहांस कर सकें। हमें नेचर के क्लोज जाना चाहिए जबकि हम नेचर से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। चलिए जी, इतनी शानदार और खूबसूरत सी पोएम लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ड्सवर्थ इज अ की फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट विच एम्फेसाइज्ड इमोशंस, नेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, नेचर को एज अ मदर ट्रीट करते थे। वर्ड्सवर्थ was highly regarded during his lifetime and was appointed poet laureate. बहुत बड़ी उपाधि होती है पोइट laureate की। यूनाइटेड किंगडम में 1843 में पोइट laureate रहे हैं ये। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन वाज एन इवनिंग वॉक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पूछ लेते हैं कई बार, और साथ में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इनका पब्लिकेशन ईयर सेम है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
लेकिन 1798 एक बहुत ही जाना माना ईयर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिरिकल बैलेड्स के लिए। नंबर ऑफ टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के यहाँ पे डाले हैं, नजर डाल लीजिएगा। लाइफ स्पेन की बात करेंगे, 1770 टू 1850 विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पेन रहा है। तो ये आज का वीडियो हमारा, लेकिन हम करेंगे समअप पहले, पोएम को पूरा समअप कर लेते हैं। इस पोएम के अंदर जल्दी से समअप करते हैं। पोएम को लिखा गया 1802 में, पब्लिश हुई 1807 में। ये पोएम जो है अंडर कलेक्शन टाइटल पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में है। डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर इसके अंदर बताया गया है। अगर हम बात करें वेरी फर्स्ट जो हमारा लाइन्स हैं उनकी बात करें तो डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर की बात की गई है। मेटेरियलिज्म क्रिटिक यहाँ पर आया है, वेस्टेड ह्यूमन पोटेंशियल की बात हुई है और नेचर की ब्यूटी की भी बात की है। जब यहाँ पे समुद्र की विंड्स की इनकी बात हो रही है, साथ में बहुत सारे इन्होंने माइथोलॉजिकल यहाँ पर एल्यूजन्स जो हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे सामने डाले हैं। तो इस तरीके से पूरी पोएम जो है वो खत्म होती है। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के लिए भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इसके अंदर ना स्पिरिचुअल कनेक्शन की लॉन्गिंग जो है वो बताई गई है यहाँ पर, इस साथ के साथ माइथोलॉजिकल एल्यूजन जो मैंने अभी आपको बताया, साथ में कॉल टू एक्शन जो है इस पोएम का बताया गया है। तो ये जो समराइज किया है इस पूरी पोएम को, वो कुछ इस तरीके से हेडिंग बना के इसलिए किया है कि जब आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखें ना तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं क्रिटिकल अप्रिशिएशन के अंदर। साथ ही साथ जब भी आप पोएम को पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ, तब भी आप इसे लिख सकते हैं। यानी डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर थीम दे सकते हो आप, मेन थीम है डिस्क्रिप्शन फ्रॉम नेचर। द पोएम एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर ह्यूमैनिटीज ग्रोइंग डिटैचमेंट फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड ड्यू टू अ फोकस ऑन मेटेरियलिज्म, है ना। मेटेरियलिज्म, फिर यहाँ पे मेटेरियलिज्म क्रिटिक किया गया है, वेस्टेड ह्यूमन पोटेंशियल, नेचर्स ब्यूटी, साथ ही साथ लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन कि हमें प्रकृति के क्लोज जाना चाहिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए। फिर माइथोलॉजिकल एल्यूजन जिनका हमने आपको बताया है कि टाइटन, प्रोटस वगैरह का जिक्र किया है इन्होंने, पैगन बन जाऊं मैं, इस तरीके की इन्होंने विश करी है। कॉल टू एक्शन, ये पोएम जो है ये कहती है कि नेचर के क्लोज हमें जाना चाहिए। किस चीज के लिए? इमोशनल स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। इस तरह से हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आए जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल पर सेट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।